दुनिया में बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ क्या है, कभी सोचा है? वो ये है कि या तो कोई टैलेंटेड होता है या फिर एवरेज। हम सब ने ये सुना है और शायद कभी-कभी यकीन भी कर लिया है कि कुछ लोगों में वो खास बात बस होती है। बिल्कुल, और ये एक बहुत आरामदायक झूठ है क्योंकि ये हमें कोशिश न करने का एक बहाना दे देता है। हाँ, अगर कोई सफल है तो हम कह देते हैं अरे वो तो पैदाइशी जीनियस है। हाँ, और अगर हम कहीं अटक जाएं तो मान लेते हैं कि हम में वो बात ही नहीं है। सही बात है। और ये सोच हजारों लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि जन्मजात टैलेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है मास्टर्ड स्किल, मतलब वो महारत जिसे सालों की मेहनत से तराशा गया हो। और इतिहास इसका गवाह है। जब हम लियोनार्डो दा विंची, एल्बर्ट आइंस्टीन या स्टीव जॉब्स जैसे नाम सुनते हैं तो हमें लगता है ये लोग किसी और ही दुनिया से आए थे, पर रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में यही तो साबित करते हैं कि ये लोग जीनियस पैदा नहीं हुए थे। हाँ, उन्होंने खुद को जीनियस बनाया था। वो एक प्रोसेस से गुजरे थे, एक रास्ते पे चले थे। और आज हमारी चर्चा का विषय वही सीक्रेट पाथ है। हम रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में कह सकते हैं नंबर 1 बनना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल कॉलिंग होती है, पर ज्यादातर लोग उसे सुनते ही नहीं। समाज, स्कूल, परिवार का दबाव, हाँ, एक सेफ करियर चुनने का चक्कर, इन सब के शोर में हम अपनी उस असली आवाज को भूल जाते हैं जिसके साथ हम पैदा हुए थे। तो चलिए इस सफर को समझते हैं। ग्रीन के मुताबिक मास्टरी का ये रास्ता एक तरह से 3 पड़ावों का सफर है ना? बिल्कुल। पहला है अपनी उस असली आवाज या कॉलिंग को खोजना। फिर आता है सीखने का मुश्किल दौर, जिसे वो अप्रेंटिसशिप कहते हैं। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है महारत और क्रिएटिव फ्रीडम, जहां आप खेल के नियम बदलने लगते हैं। तो शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे मुश्किल कदम से, खुद की आवाज को सुनना। हाँ, तो पहला चरण, अपनी कॉलिंग पहचानो। इसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं। अपने बचपन के बारे में सोचिए। वो कौन से काम थे जिन्हें करते हुए समय का पता ही नहीं चलता था? कौन सी चीज थी जिसमें बिना किसी दबाव के बस एक नेचुरल दिलचस्पी थी? ये सवाल बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं बचपन की रुचियां असल में सुराग होती हैं। वो हमें हमारी असली कॉलिंग की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं व्यावहारिकता मतलब प्रैक्टिकलिटी हावी हो जाती है। हम सुरक्षित रास्ते चुन लेते हैं। सोचते हैं कि किस काम में पैसा ज्यादा मिलेगा, समाज में इज्जत किसकी है। हाँ, और रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना रोमांटिक लगता है उतना ही मुश्किल भी है। लोग सुरक्षित रास्ते इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें घर चलाना है, जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में सिर्फ दिल की आवाज सुनना थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और ग्रीन ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़कर अपने शौक के पीछे भागें। वो कह रहे हैं कि आप उन सुरागों को नजरअंदाज ना करें। हो सकता है आपकी कॉलिंग आपका मेन करियर ना बने, पर वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम उस काम को करने में बिता देते हैं जिससे हमें कोई लगाव ही नहीं होता, और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्टीव जॉब्स हैं। जब वो कॉलेज में थे तो उन्हें अपनी पढ़ाई उबाऊ लगती थी। उनका मन लगता था कैलीग्राफी में, मतलब सुंदर लिखावट की कला। अब सोचिए उस समय किसी ने भी यही सोचा होगा, इसका क्या भविष्य है, इससे कौन सी नौकरी मिलेगी? बिल्कुल। और ये आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जहां हर चीज का ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुरंत देखा जाता है। लोग सोचते हैं ये स्किल सीखकर क्या मिलेगा, जबकि मास्टरी का रास्ता कहता है कि आप ज्ञान को सिर्फ इसलिए हासिल करें क्योंकि आपका उसकी तरफ झुकाव है। उसका इस्तेमाल कब और कैसे होगा ये भविष्य बताएगा। सही बात है। सालों बाद जब जॉब्स पहला मैक कंप्यूटर बना रहे थे, तब वही कैलीग्राफी का ज्ञान काम आया। मैक दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसमें इतने सुंदर फॉन्ट्स थे। वो खूबसूरती ही उसकी पहचान बन गई। मतलब ये कि अपनी इंटरेस्ट लाइब्रेरी को बढ़ा करते रहना चाहिए। हाँ, भले ही आज उसका कोई सीधा फायदा ना दिखे। ये तो आजकल के स्पेशलाइजेशन के दौर से बिल्कुल उल्टी बात है। यही मास्टरी का विरोधाभास है। अपनी कॉलिंग को नजरअंदाज करना अपनी किस्मत को नजरअंदाज करने जैसा है। लेकिन सिर्फ अपनी कॉलिंग या झुकाव को पहचान लेना ही तो काफी नहीं है ना? मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहीं पर रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि पैशन मिल गया तो रास्ता आसान हो जाएगा।
पर असल मेहनत तो इसके बाद शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब आता है दूसरा चरण, जिसे ग्रीन कहते हैं, अप्रेंटिसशिप फेज या सीखने का दौर। और सच कहूं तो ये इस सफर का सबसे उबाऊ, सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वो ग्रेट फिल्टर है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। उबाऊ इसलिए क्योंकि यहाँ पैसा कम होता है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, और आपकी सराहना करने वाला भी कोई नहीं होता। लोग आपको नोटिस भी नहीं करते। यहीं पर रॉबर्ट ग्रीन का एक सख्त नियम आता है। हाँ, सीखने के समय कमाई को प्राथमिकता नहीं बनानी चाहिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीखने पर होना चाहिए। लेकिन ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या आज की दुनिया में ये मुमकिन है, जहां लोगों पर ईएमआई, रेंट, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो कमाई को प्राथमिकता कैसे न बनाए? ये सलाह थोड़ी आदर्शवादी नहीं लगती? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रह के सीखें। इसका मतलब है कि जब आपके पास दो मौके हों, एक जहां पैसा ज्यादा है पर सीखने को कम, और दूसरा जहां पैसा कम है पर सीखने को बहुत कुछ है, तो आप दूसरे को चुनें। ये एक मानसिकता का चुनाव है। अप्रेंटिसशिप का मतलब है किसी मेंटोर के अधीन काम करना, अपने अहंकार को, मतलब ईगो को पूरी तरह से एक तरफ रख देना, और हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखना। बिल्कुल, और अपनी गलतियों से लगातार सीखना। लियोनार्डो दा विंची की कहानी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। जब वो अपने गुरु वेरोक्यो की वर्कशॉप में एक ट्रेनी थे, तो उन्होंने सालों तक सिर्फ छोटे-मोटे काम किए। वो दूसरे कलाकारों के लिए ब्रश साफ करते थे, पिगमेंट मिलाते थे और बस देखते रहते थे। घंटों तक सिर्फ अवलोकन, मतलब डीप ऑब्जर्वेशन, इंसानी शरीर को, रोशनी और परछाई के खेल को। और आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में गहन अवलोकन की एक कला तो लगभग खो गई है। हाँ, हम सब कुछ जल्दी सीखना चाहते हैं, लेकिन उस अवलोकन का नतीजा था मोनालिसा जैसी महान कृति। उसकी मुस्कान में जो रहस्य है, वो सिर्फ एक दिन में नहीं आया, वो सालों के धैर्य और गहरे अवलोकन का परिणाम थी। इस चरण का सार यही है, जितना ज्यादा धैर्य आप सीखने में दिखाएंगे, आपकी महारत उतनी ही गहरी होगी। ठीक है, तो हमने अपनी कॉलिंग खोज ली और धैर्य के साथ सीखने का दौर भी पार कर लिया। अब आता है तीसरा चरण, जो महारत की आग को और तेज करता है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। और यहाँ आम प्रैक्टिस और डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ज्यादातर लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, वो असल में सिर्फ दोहराव होता है, एक ही चीज को बार बार करते रहना। ये वैसा ही है जैसे रोज एक ही रास्ते पर जॉगिंग करना। आप फिट रहेंगे पर मैराथन के लिए तैयार नहीं होंगे। सही कहा, वो सिर्फ टाइम पास है। जबकि डेलिब्रेट प्रैक्टिस पूरी तरह से आपकी कमजोरियों पर केंद्रित होती है। ये वो प्रैक्टिस है जो आपको असहज करती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कंफर्ट जोन में की गई प्रैक्टिस से ग्रोथ नहीं होती। ये मैराथन की ट्रेनिंग की तरह है, जहां कोच आपको उन हिस्सों पर ज्यादा दौड़ाता है जहां आपकी सांस फूलती है। तो इसके कुछ नियम भी होंगे। हाँ, डेलिब्रेट प्रैक्टिस के कुछ खास नियम हैं। पहला, रोज थोड़ा असहज होना। आपको वो काम करना है जो आपको ठीक से नहीं आता। दूसरा, लगातार फीडबैक लेना, किसी मेंटर या एक्सपर्ट से पूछना कि कहाँ सुधार कर सकते हैं। और तीसरा, अपनी कमजोरियों पर सीधे काम करना। और चौथा, निरंतरता। बिल्कुल, ये एक रोज की आदत है। इसका एक अच्छा उदाहरण एक गायक हो सकता है। एक गायक सिर्फ अपने पसंदीदा गाने गाकर बेहतर नहीं बन सकता। वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस तब करता है जब वो अपनी आवाज के उतार चढ़ाव पर काम करता है, जब वो अपनी सांस लेने की तकनीक को सुधारता है। हाँ, यही वो मेहनत है जो उसे एक अच्छे गायक से एक महान गायक बनाती है। और एक बात याद रखने वाली है, महारत की प्रक्रिया धीमी होती है। आपको रातों रात परिणाम नहीं दिखेंगे, लेकिन इसका असर स्थायी होता है। ये उस नींव की तरह है जो धीरे धीरे बनती है, पर एक बार बन जाए तो उसे कोई हिला नहीं सकता। अच्छा, तो ये सब उबाऊ मेहनत और संघर्ष के बाद आखिर वो पे ऑफ आता है जिसका सब इंतजार करते हैं। वो मुकाम जहां आप सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि नियम बनाने लगते हैं। हाँ, ये सुनने में किसी सुपर पावर जैसा लगता है। बिल्कुल, इसे ग्रीन क्रिएटिव एक्टिव फेज कहते हैं। इस चरण का एक ही मूल मंत्र है, जब नियम सीख जाओ तब नियम तोड़ना सीखो। ये वो मुकाम है जहां आप सिर्फ एक कुशल कारीगर नहीं, बल्कि एक कलाकार, एक इनोवेटर बन जाते हैं। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपने अपनी फील्ड के सारे नियम, सारी तकनीकें अपनी रग रग में बसा ली हैं। अब आप उन नियमों से खेलने के लिए आजाद हैं।
और इसी चरण में किसी का अपना स्टाइल बनता है ना, रचनात्मकता अपने चरम पर होती है और लोग आपको कॉपी करने लगते हैं। हाँ, आप ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सच्चे मास्टर्स नकल नहीं करते, वे नया बनाते हैं। वो अपनी फील्ड को एक नई दिशा देते हैं। जैसे ब्रूस ली। सबसे शक्तिशाली उदाहरण, उन्होंने पहले दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स के सारे नियम और तकनीकें सीखी, हर स्टाइल का गहराई से अध्ययन किया, और जब वो उन सब में माहिर हो गए, तब उन्होंने उन सभी को मिलाकर अपनी खुद की स्टाइल बनाई, जीत कुनेडो। बिल्कुल, जो किसी एक स्टाइल की सीमाओं में बंधी नहीं थी। वो नियमों से परे चले गए। तो ये नियम तोड़ना तभी संभव है जब आपने अप्रेंटिसशिप वाले उबाऊ दौर में उन नियमों को अपनी रग रग में बसा लिया हो। बिल्कुल, नियमों से परे जाने की ये स्वतंत्रता महारत हासिल करने के बाद ही मिलती है। अगर आप बिना नियम सीखे उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ अराजकता पैदा करेंगे। अब एक और दिलचस्प पहलू की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर मास्टर्स को एक अकेले जीनियस की तरह सोचते हैं जो लैब या स्टूडियो में बंद रहता है, पर ग्रीन कहते हैं कि ये एक मिथक है। वो इसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये बिल्कुल सच है और महारत का शायद सबसे अनदेखा हिस्सा है। आपका मानना है कि सिर्फ आपकी स्किल का बेहतरीन होना ही काफी है, लेकिन ये सच नहीं है। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते तो आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। मतलब एक थोड़ा कम टैलेंटेड इंसान जिसके पास सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा है, वो एक ऐसे जीनियस को पीछे छोड़ सकता है जो लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता। कई मामलों में हाँ। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। अपने अहंकार को कम रखना, सही लोगों से जुड़ना जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। हाँ, और कार्यस्थल की राजनीति को समझना ताकि आप उसका शिकार ना बने, और बेवजह दुश्मन बनाने से बचना। कई बार टैलेंटेड लोग अपने एटीट्यूड की वजह से पीछे रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम ही सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन असल दुनिया ऐसे नहीं चलती। जी। ये बहुत जरूरी बात है। जी। रॉबर्ट ग्रीन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जी। टैलेंट आपको दूर तक ले जाता है, लेकिन लोग आपको ऊपर पहुंचाते हैं। जी। आपकी टीम, आपके मेंटोर्स, आपके सहयोगी, ये सब आपकी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। और आखिर में उस चीज की बात करते हैं जो इस पूरी ही यात्रा में हर कदम पर एक साए की तरह साथ चलती है, संघर्ष और प्रतिरोध। ये सफर कोई सीधी सड़क नहीं है। हाँ, ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आत्मसंदेह के वो पल जब लगता है कि आप कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं, जब लोग आपको निरुत्साहित करते हैं, कहते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और धीमी प्रगति का एहसास। हाँ, आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर नतीजे नहीं दिख रहे हैं। ये वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन इस संघर्ष को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार प्रतिरोध का मतलब है कि आप सही दिशा में हैं। मतलब अगर आपको सब कुछ आसान लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो वो जो मैं काफी अच्छा नहीं हूं वाली भावना है, वो असल में छोड़ने का संकेत नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, दर्द और संघर्ष इस बात का सबूत है कि आप अपनी सीमाओं को फैला रहे हैं, और जो लोग इस दर्द को सह जाते हैं, जो उस अनिश्चितता में टिके रहते हैं, वही महान बनते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि मास्टरी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक लंबी और धैर्य की मांग करने वाली प्रक्रिया है। ये सिर्फ स्किल सीखने के बारे में नहीं है, ये एक मानसिकता को अपनाने के बारे में है। आपको अपनी कॉलिंग सुननी होगी, सीखने का उबाऊ दौर सहना होगा, लगातार डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होगी, लोगों को समझना होगा, और सबसे बढ़कर संघर्ष के साथ सहज होना सीखना होगा। और अगर आप इस प्रक्रिया पर टिके रहते हैं तो एक दिन आएगा जब लोग आपके काम को देखेंगे और कहेंगे, ये व्यक्ति एक अलग ही स्तर पर है। उस दिन आपको एहसास होगा कि वो सारी मेहनत, वो सारा संघर्ष सार्थक था। और ये किसी एक फील्ड के लिए नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आप वहां नंबर 1 बन सकते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर किसी को अपनी कॉलिंग अब तक मिली ही नहीं है तो वो कौन से छोटे छोटे प्रयोग कर सकता है जिससे उसे अपनी स्वाभाविक रुचि के सुराग मिल सके? क्या वो कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकता है, किसी वर्कशॉप में जा सकता है, या हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा किसी नई चीज को दे सकता है बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा?